हेलो क्लास। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो पहला क्लास होता है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको पहले वाले क्लास में एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जैसे कि आपको हमारा सोर्स पता है, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से, है ना, आपके जो सामान्य विज्ञान विषय है उसके प्रश्नों को हल करते हैं, है ना। और इसमें आप देख पाएंगे कि आज आपका टॉपिक है तरंग गति। ठीक है, आज आपका टॉपिक का नाम है तरंग गति, आपको याद रखना है। ठीक है, और तरंग गति में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब जो घटना चक्र बुक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, आपको बताना है। इसमें पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है एक्स तरंग, और ऑप्शन सी है प्रकाश तरंग, और ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग। तो ठीक है, इसमें यांत्रिक तरंग के बारे में पूछा गया है ना, किसके बारे में, तो मैकेनिकल रेस के बारे में। ठीक, तो चलिए आप यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक तरंग कौन सी है, ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी जो प्रकाश तरंग है ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, जो प्रकाश तरंग है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण आपसे पूछा गया है और इसमें है ऑप्शन रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा और वह है ध्वनि तरंग। ठीक है, आपके ऑप्शन के हिसाब से ध्वनि तरंग जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंग कैसे चलती है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, है ना, जैसे कि ए तिरछी, बी अनुदैर्घ्य, सी विद्युत चुम्बकीय और डी ध्रुवीकृत। और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, अनुदैर्घ्य। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग, ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग, ठीक है, ये कैसी होती है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, कैसी, तो अनुदैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य और ऑप्शन डी है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है, क्या होता है, जो सितार आप बजाते हैं, है ना, सितार तबला को, ये क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, वह कौन सी प्रकार की होती है, आपसे पूछा गया है। और यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ये क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती हैं, यह आपसे प्रश्न किया गया है। और ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरीके से पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। ठीक है, देखिए पहले तो प्रश्न देखिए आप कि दो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं। ठीक है, दीर्घ रेडियो जो तरंगें हैं ये पृथ्वी के किस सतह से, है ना, पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, इसको आपको पूछा गया है। ठीक, अब आपका ऑप्शन देखते हैं और वहाँ से सही उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ सीमा
और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो यहाँ आपका आंसर बी जो है आयन मंडल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है आयन मंडल जो है क्या, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतने प्रश्नों के करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वह है, देखिए कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर द्वारा या एक्सोस्फीयर द्वारा। देखिए बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, प्रश्न है बेतार का तार का संपर्क, ठीक है, बेतार का तार का संपर्क जो है पृथ्वी धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, पृथ्वी धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, और आपका देखिए ऑप्शन में यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आयनोस्फीयर द्वारा, ये सही हो जाएगा। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है आयनोस्फीयर द्वारा, ये क्या होता है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी अगला प्रश्न। देखिए पर उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए भू तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी आकाश तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और ऑप्शन डी है पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे परा उच्च आवृत्ति मतलब जो आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है की तरंगें सामान्यतः संचारित की जाती हैं। कहाँ पर, ये पूछा गया है। ठीक, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें, ठीक है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें है ना संचारित की जाती है, ये आपसे पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें संचारित की जाती हैं। ठीक है, क्या की जाती हैं, तो संचारित की जाती हैं। और आपको याद रखना है इसके लिए है ना ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और पृष्ठ तरंगों के रूप में। यहाँ आपको याद रखना है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। किस रूप में, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इसको क्या किया जाता है, संचारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कौन सी तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। यहाँ आपको ऑप्शन देखिए प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है ना, ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, आपको याद रखना है। ठीक, ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं करती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है कथन और कारण से संबंधित है। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, ये कथन है। कारण देखिएगा, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, देखिए रेडियो तरंगी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, बंकित हो जाती हैं। ये क्या होगा, बिल्कुल गलत है। और देखिएगा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं, किसी भी प्रकार में उसमें क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अप्रभावित होती हैं। ठीक है, चुंबकीय और साथ में आप जो विद्युत क्षेत्र है वहाँ पे याद रखेंगे रेडियो तरंगों का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होती है, वहाँ अप्रभावित होती हैं। और आपका जो कारण जो है दूसरा है, रेडियो तरंगों की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय है ना। रेडियो तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय, आपको याद रखना है। ठीक, रेडियो तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय। ठीक, कैसी होती है तो याद रखना है, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कॉस्मिक किरणें के बारे में पूछा गया है कि कॉस्मिक किरणें ऑप्शन ए है आवेशित कण है, ऑप्शन बी अनावेशित कण है, ऑप्शन सी
आवेशित और अनावेशित दोनों ही तरीके की किरण है? ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें किस तरह की तरंग है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, जो कॉस्मिक किरणें हैं ये किस प्रकार की तरंगे हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है आवेशित कण है। क्या है? तो आवेशित कण। ठीक है, कॉस्मिक किरणें किस तरीके की कण है? तो आवेशित कण है, आपको याद रखना है। ठीक, देखिए इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और साथ में मैंने आपको सोर्स भी बताया है और इन सब चीज़ों का। ठीक है, आप अच्छे से क्या है कि देखिए ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। इसको बार बार रिवीजन करते रहे और जहाँ भी साइंस का प्रश्न है जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वहाँ ये सब प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ऑप्शन सी, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ऑप्शन डी, सूर्य से उत्पन्न होती है। तो कॉस्मिक किरणें के बारे में आपको याद रखना है ना, कि ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं। ठीक, कॉस्मिक किरण के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कॉस्मिक किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है एकदम, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। साथ ही सूर्य के विकिरण से उत्पन्न होती है ना। किससे उत्पन्न होती है? तो सूर्य से उत्पन्न होती है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है, सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इसी में ठीक, और साथ ही कॉस्मिक किरणें के में एक चीज़ और याद रखना कि तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ठीक, कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी होती है। ठीक, चलिए इतनी चीज़ें याद रखना कि सूर्य से उत्पन्न होती है, तरंग दैर्घ्य जो है छोटी होती है, उच्च तीव्र प्रकाश वाली इसकी प्रवृत्ति होती है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है विकिरण, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है चालन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, माध्यम आवश्यक नहीं है किसके लिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि माध्यम जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, माध्यम जो है आवश्यक नहीं है, ये प्रश्न आपसे क्या किया गया, तो पूछा गया है। ठीक है, तो किस लिए आवश्यक नहीं है इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो ऑप्शन ए है विकिरण, है ना, विकिरण को आप रेडिएशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका संवहन जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। और ऑप्शन सी है आपका चालन जिसको आप कंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो माध्यम की आवश्यकता किसे नहीं होती, तो आपको याद रखना है विकिरण को। किसको? तो विकिरण को। ठीक है, विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है संचार शक्ति, ऑप्शन बी है अवशोषित शक्ति, ऑप्शन सी है उत्सर्जक शक्ति और ऑप्शन डी है आपका वापसी की शक्ति। ठीक है, तो एल्बिडो से संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा गया। किसके? तो एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो से संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपको याद रखना है एल्बिडो किससे संबंधित है, तो वापसी की शक्ति से। ठीक है, किससे? तो वापसी की शक्ति से आपको याद रखना है। ठीक है, एल्बिडो जो है वापसी की शक्ति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, गर्म होता है। ऑप्शन ए है प्रकीर्ण सौर विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी है लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी है परावर्तित सौर विकिरण द्वारा। ठीक है, देखिए पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, आपको बताना है। ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये जो है तप्त होता है ना, तप्त होता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है ये इसका कारण होगा। क्या? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण ये इसका क्या होगा, तो कारण होगा। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण इसका कारण होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं
कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब सक्सेसिव क्रेस्टेस अथवा दो उत्तरोत्तर गर्व मतलब सक्सेसिव थ्रूज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच, ठीक, उत्तरोत्तर के मतलब क्रम से है ना, उत्तरोत्तर का मतलब आप सक्सेसिव समझेंगे। ठीक है, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन सी है आवृत्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की, है ना, गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन जो है तरंग दैर्घ्य जो है सही होगा, है ना, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी है याद रखना है उसको, है ना, तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 3 × 10⁻m⁻⁻s−1, है ना, s⁻⁻⁻1। ऑप्शन बी है 3 × 10⁻m⁻s−1 और ऑप्शन सी है 3 × 10⁶ मीटर, है ना, प्रति सेकेंड, हाँ प्रति सेकेंड। और ऑप्शन डी है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग ये आपको याद रखना है। और ये कितना होता है? ते होता है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, s⁻⁻⁻1। ये आपका क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण यहाँ आपके प्रश्न पूछा गया है? ए गामा किरण, बी एक्स किरण, सी जो है पराबैंगनी किरण और डी जो है पाराध्वनिक तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अगला ये आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और कौन सा नहीं है उसको आप यहाँ पे देखेंगे, गामा किरण, एक्स किरण, पाराबैंगनी किरण और पाराध्वनिकी तरंग। कौन सा? तो पाराध्वनिकी तरंग, ये क्या है? तो आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ठीक है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है दृष्टिगोचर प्रकाश और ऑप्शन डी है रेडियो तरंग। ठीक है, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई किसकी अधिक होती है? ठीक है, तरंग लंबाई किसकी अधिक होती है? ठीक, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन है इंफ्रारेड की, एक्स किरणें की, दृष्टिगोचर प्रकाश की और रेडियो तरंग की। तो आपको याद रखना है रेडियो तरंग की तरंग लंबाई अधिक होती है। किसकी? तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई जो है क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी औरक्त किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी एक्स किरणें। है ना, कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ठीक, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, किसकी जो ऊर्जा है ना, ये क्या होती है? अधिकतम होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपको याद रखना है ये जो है एक्स किरणें की ऊर्जा दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक होती है।
ठीक, एक्स किरणों की ऊर्जा जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, जिनकी सीमा की आवृत्ति क्या होती है आपको बताना है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि माइक्रोवेव में क्या होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक, देखिए माइक्रोवेव में आपको ये पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तरंगें कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और आपको याद रखना है इसकी सीमा क्या होती है, मतलब इसकी लिमिट क्या होती है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न क्या है पूछा गया है। अब देखिए आपके ऑप्शन में जो चीज़ें हैं उनको, ऑप्शन ए है 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन डी है 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ सही होगा। यहाँ पर याद रखेंगे 1 गीगाहर्ट्ज़ से, ठीक, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 300 गीगाहर्ट्ज़, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो क्रिस्टल होता है उसकी संरचना जांचने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरण, ऑप्शन बी है एक्स किरण, ऑप्शन सी है यूवी किरण और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा दृश्य प्रकाश। ठीक है, याद रखेंगे जो क्रिस्टल होते हैं, है ना, तो क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है एक्स किरणें जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्स किरणें जो है आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो क्या प्रयोग करता है। ठीक है, याद रखेंगे रडार, है ना, रडार ये जो है शत्रु के जो फाइटर जेट्स हैं, है ना, वायुयान का जब पता लगाता है तो वो किसका प्रयोग करता है, कौन सी किरणों का प्रयोग करता है ना। हम लोग तरंग पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें तरंग, कण और आवेशित कण, साथ ही जो किरणें हैं उससे क्या होंगी, संबंधित होगी। तो देखिए रडार में शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगे और ऑप्शन डी है कर्णातीत तरंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो रेडियो तरंगे हैं ये जो है क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत तरंगों का, ऑप्शन बी सोनार तरंगों का, ऑप्शन सी गामा तरंगों का और ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। देखिए पहले तो प्रश्न देखते हैं सुदूर संवेदन तकनीक में। ठीक है, सुदूर संवेदन तकनीक में, सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, है ना, मतलब ओजोन को अवक्षय मतलब नुकसान होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर
पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में, समताप मंडल में आप देखते हैं कि ओजोन का परत का जब क्या होता है, नुकसान होता है या किसी भी प्रकार की उसमें, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, अपक्षय कहने का मतलब किसी भी प्रकार को उसको क्षय होता है, ठीक है, नुकसान होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर जो पतित पड़ने वाली जो आने वाली विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में आपको याद रखना है ओजोन परत पर क्षय होती है तो पृथ्वी पर आने वाली जो विकिरण है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है या कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए, सुन लीजिए, 10 टू द पावर -10, है ना, 10 टू द पावर -7, ऑप्शन सी है 10 टू द पावर -2 और ऑप्शन डी है 10 टू द पावर, है ना, ऑप्शन डी है आपका 100, ऑप्शन डी आपका क्या है तो 100 है। तो चलिए ऑप्शन बी जो है 10 टू द पावर 7 m आपका इसका आंसर हो जाएगा। कितना तो 10 टू द पावर 7 m इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ठीक है, रात के समय में, है ना, देखने के लिए कौन सी तरंग का, ठीक है, कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। आपका ऑप्शन है रेडियो तरंग का, ऑप्शन बी है सूक्ष्म तरंग का, ऑप्शन सी है अवरक्त तरंग का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखिएगा रात को देखने के लिए कौन से तरंग का आप इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर होता है अवरक्त तरंगे। कौन सा तो अवरक्त तरंगे, आप रात में देखने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः जो सबके घर में होता है टीवी का रिमोट, है ना, टीवी रिमोट आप देख पाते हैं, तो उसको कंट्रोल में उपयोग में लाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं। ठीक है, टीवी में आप क्या करते हैं, टीवी का रिमोट दिया रहता है, उसमें वॉल्यूम कम करने का, चैनल को आगे, है ना, फॉरवर्ड करने का, बैक करने की बहुत सारी और अलग अलग बटन होती है ना। डायरेक्ट किसी चैनल पे चाहेंगे तो वहाँ 1-2 करके 0 से लेकर 9 तक की सीरीज़ होती है। तो उसी में पूछा गया कि जो रिमोट का बटन होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, टीवी की चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसमें कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसमें कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, टीवी रिमोट कंट्रोल। ठीक है, टीवी का रिमोट जो है ये कंट्रोल करने के लिए कौन सी तरंगे का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक्स किरण, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी है अवरक्त किरणें और ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है अवरक्त किरणें जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है अवरक्त किरणें जो है ये क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो यह भी मैंने आपको बताया अवरक्त किरणें। ठीक है, क्या है तो अवरक्त किरणें। देखिए एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीज़ें सेम ही हैं लेकिन यहाँ पर अवरक्त किरणें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए चीज़ें सेम ही है ना, अवरक्त किरणें नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह ऑप्शन में जो दूसरा चीज़ है ना, जो दूसरी प्रोबेबिलिटी आपकी आंसर है वो होगा कौन, उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहाँ ऑप्शन में आपके पास अवरक्त किरणें हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवरक्त किरण को टिक करेंगे। अगर अवरक्त किरण आपके ऑप्शन में नहीं है तो इस प्रश्न को देखिए, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अवरक्त किरण के बाद किसको आपको इसका आंसर लेना है। ठीक है, देखिए एक टीवी सेट को चलाने के लिए, ठीक, टीवी सेट को चलाने के लिए, ठीक, टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण इकाई द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती है। ए दृश्य प्रकाश, बी इंफ्रारेड, सी अल्ट्रावायलेट और डी माइक्रोवेव। ठीक है,
तो दूरसंचार के लिए जो तरंग इस्तेमाल में लाया जाता है उसे कौन सी तरंग है जिसके इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, देखिए दूरसंचार के लिए इस्तेमाल में कौन सी तरंग का है ना प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं जिसको माइक्रोवेव तरंगे भी कहते हैं का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे जिसको माइक्रोवेव, ठीक है, जिसको क्या तो माइक्रोवेव तरंगे भी कहते हैं, है ना, जिसको आपको याद रखना है माइक्रोवेव तरंगे भी कहते हैं, इसका क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना, रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। ठीक है, मतलब आवृत्ति मॉड्यूलेशन की जो आवृत्ति है वो आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, आयाम और कला नहीं बदलती। ठीक है, ऑप्शन सी है, आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक है, और इसकी बैंडविड्थ आयाम जो है मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है आवृत्ति मॉड्यूलेशन और, है ना, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में। ठीक, क्या तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में आप यहाँ पे, है ना, देख पाएंगे कि चीज़ें किस प्रकार से चलती हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको याद रखना है आयाम और कला नहीं बदलता। इसका जो आयाम होता है और साथ ही जो कला होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, अगला आपको जो देखने को मिलेगा, इसका आविष्कार जो है किसने किया, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रखना है इसका आविष्कार करने वाले जो हैं उनका नाम है एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके आविष्कारक का नाम है एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, उसी प्रकार इसकी बैंडविड्थ आयाम, ठीक है, बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो बैंडविड्थ है ये आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो FM रेडियो होता है उसकी प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जो FM प्रसारण सेवा है ना, आप सुबह सुबह सुनते हैं FM प्रसारण सेवा, इसमें जो आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आवृत्ति बैंड के परास की सीमा पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है 109 से लेके 139 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, ऑप्शन बी 54 से लेके 75 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, ऑप्शन सी 76 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, ऑप्शन डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। तो आपका उत्तर होगा, आपको याद रखना है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। ठीक है, मेगा हर्ट्ज़ के मध्य इसका उत्तर आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, आपको बताना है। 10 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, या 10 मेगाहर्ट्ज़ या 10 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की प्रकृति आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो याद रखना है कहाँ से, तो रेडियो स्टेशन से। ठीक है, कहाँ से, तो रेडियो स्टेशन से, है ना, कहाँ से, तो रेडियो स्टेशन से। 30 मीटर बैंड पर, कितना, तो 30 मीटर बैंड पर। ठीक है,
30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। ठीक है, 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके तरंगों की जो आवृत्ति है उसको पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 10 मेगाहर्ट्ज़। कितना होता है? 10 मेगाहर्ट्ज़। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है जहाँ n आपको याद रखना है आवृत्ति है। ठीक है, ये n क्या होता है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, साथ ही c डिवाइडेड बाय i। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी आवृत्ति है उसको निकाल सकते हैं। c होता है यहाँ पे प्रकाश की चाल। ठीक है, c क्या? तो प्रकाश की चाल है, साथ ही i जो होता है आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य। तो ये आपको देखने को मिलेगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और आवृत्ति जो यहाँ पे 30 मीटर बैंड है ना, कितना? तो 30 मीटर बैंड, ये क्या है? तो तरंग दैर्घ्य है। ठीक, 30 मीटर बैंड क्या होता है? तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 10 × 10⁻16। ठीक है, 10 × 10⁻6 माफ़ करिएगा, 8 है 3 × 10। इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो 3 × 10 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का एक 3 ऊपर में चला जाएगा, तो वो हाँ ये एक हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 10 × 10⁻6 आपको याद रखना है। ये मतलब कितना होता है? तो 10 मेगाहर्ट्ज़। कितना होता है? 10 मेगाहर्ट्ज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परतें रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? ऑप्शन ए है ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ठीक, ऑप्शन 2 है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। देखिए ऑप्शन ए में कहा गया कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, और ऑप्शन 2 है आपका रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। देखिए दोनों यहाँ पे गलत है, दोनों ही आपको यहाँ पे गलत देखने को मिलता है, क्योंकि आयन मंडल में जो विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संचार क्या होता है? हो पाता है। ठीक है, आयन मंडल में विद्युत आवेशी आयनों के कारण ही रेडियो संचार क्या होता है? हो पाता है, और रेडियो तरंग की जो तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है ये भी आपका गलत होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका ऑप्शन देखते हैं कि टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है? डिश एंटीना में बरसात के दिनों में, कब? तो बरसात। ठीक है, बरसात में, ठीक है, उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं। क्या? तो उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा देखिए, ऑप्शन ए देखिए एंटीना छोटे होते हैं, ये भी इसका एक है ना कारण है। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, ये भी इसका क्या होता है? कारण होता है। वर्षा की बूंदें अगला है रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देता है, ये भी इसका कारण है। देखिए यहाँ पर ये तीनों चीज़ें भी आपका आंसर हो सकती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके आंसर। पहली चीज़ एंटीना छोटा होता है ना, एंटीना बड़े होने के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, एंटीना छोटा होता है, ये भी एक इसका रीज़न है। साथ ही वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, याद रखना है, वर्षा की बूंदें, ठीक है, रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? तो अवशोषित, ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, इसमें पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो वर्षा की बूंदें याद रखना है, ये इसके मूल दिशा के, रेडियो तरंगों की मूल दिशा को विचलित कर जाती हैं। क्या करती हैं? तो विचलित कर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो आपके पेट के अंदर या उदर में आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण, ठीक है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ठीक, आपको याद रखना है यहाँ पे आंतों के रोग के निदान में, किसके? तो आंतों के। ठीक है, आंतों के रोग के निदान में है ना, कौन सी किरण का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा एक्स किरण का। किसका? तो एक्स किरण का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। चलिए, जो सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है और रक्त किरणें, परसव्य तरंगें, दृश्य प्रकार और एक्स किरणें। ठीक है, आपको याद रखना है कि सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक,
सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है किसका, तो आपको याद रखना है अवरक्त किरणें, परश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश और एक्स किरणें। किसका, तो एक्स किरणें का। ठीक है, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाया जाता है किसका, तो आपको याद रखना है एक्स किरणों का। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है विल्हेल्म, ठीक है, विल्हेल्म रोएंटजन, ठीक है, विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है रेडियो का, बी एक्सरे मशीन का, सी बिजली के बल्ब का, और डी है उपयुक्त में से कहीं नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किसका आविष्कार किया गया है, तो ये आविष्कारक माने जाते हैं, है ना। ये किसके आविष्कारक हैं, तो आपको याद रखना है एक्सरे मशीन का। किसका, तो एक्सरे मशीन का। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ और याद रखना कि एक्सरे मशीन के खोज के लिए, आविष्कार के लिए इनको 1901 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। है ना, तो 1901 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, तो विल्हेल्म रोएंटजन को। ठीक है, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो आपको याद रखना है विल्हेल्म रोएंटजन को। ठीक, चलिए ये जो है जो आपका तरंग गति है उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने आज क्या किया है, वीडियो के माध्यम से किया है। चलिए इन सब चीज़ों को एक बार फिर से, है ना, क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ये आपसे पूछा गया, तो आपको याद रखना है यांत्रिक तरंग जो मैकेनिकल तरंग होता है वो प्रकाश तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है, तो आपको याद रखना है प्रकाश तरंग होता है ना। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, है ना, क्विक रिवीजन करते हैं फास्ट तरीके से। तो यांत्रिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है यांत्रिक तरंगे जो हैं ये प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश तरंग होता है आपको। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण पूछा गया था, तो कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है ये आपको बताना था। तो देखिए जो ध्वनि तरंग है ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वायु की में जो ध्वनि तरंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि जो है तरंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। इसी में आप देखते हैं जो सितार तबला है ना, सितार, ठीक है, सितार जो है ये क्या होता है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि वाद्य यंत्र होता है, तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सितार जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो कौन सी प्रकार की है, तो आपको याद रखना है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है, सितार जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो किस प्रकार का है, तो आपको याद रखना है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। साथ ही अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर, है ना, दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से परावर्तित होती है, तो आपको याद रखना है आयन मंडल के द्वारा। ठीक है, तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस प्रकार परावर्तित होती है, आपको याद रखना है तो आयन मंडल की सहायता से। उसी प्रकार बेतार का तार का संपर्क पृथ्वी धरातल पर क्या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो याद रखना है आयनोस्फीयर के द्वारा इसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आगे पर उच्च आवृत्ति तरंगे, ठीक है, जिसे अल्ट्रा हाई, है ना, अल्ट्रा हाई जो फ्रीक्वेंसी होती है ये तरंगे संचरित होती है किस तरीके से, तो याद रखना है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। किन तरंगों के रूप में, तो आपको याद रखना है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। आगे है कि तरंग शून्य में संचरण नहीं कर पाती, इसका कारण क्या है, तो याद रखना है ध्वनि, है ना। तरंग जो है अगर ध्वनि नहीं है तो वायु नहीं है तो क्या नहीं कर पाएगी, संचरण नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे देखिए रेडियो तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है सभी की सभी रेडियो तरंगों की प्रकृति जो है विद्युत चुम्बकीय होती है। कैसी, तो विद्युत चुम्बकीय। इसी में आगे देखते हैं जो कॉस्मिक किरणें के बारे में याद रखना है कि सबसे पहले एक आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें कैसा है, तो आवेशित कण है। साथ ही कॉस्मिक किरणों के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखने की विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, कॉस्मिक किरणों के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। साथ ही कॉस्मिक किरणें जो है याद रखना है सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें किससे उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है सूर्य से उत्पन्न होती है।
और कॉस्मिक किरणों का जो तरंग दैर्घ्य है, जो वेव लेंथ है, ये छोटे होता है। ठीक है, कॉस्मिक किरणों का जो वेव लेंथ है या जो तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो छोटा होता है। इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना विकिरण को, है ना, विकिरण में आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही एल्बिडो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है वापसी की शक्ति से, है ना, वापसी की शक्ति से। उसी प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल का जो तप्त और गर्म होना है, इसका कारण ये क्या है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इसका कारण क्या है, तो आपको याद रखना है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। साथ ही दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य। साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ m s⁻⁻1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपको याद रखना है पराध्वनिक तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। साथ ही तरंग की लंबाई कौन सी तरंग की लंबाई अधिक होती है, ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है रेडियो तरंगों की लंबाई जो है उस दिए गए ऑप्शन में अधिक थी। उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरणें, है ना, जिसकी ऊर्जा क्या है, बढ़ती है, ज़्यादा होती है, ये कौन सी किरणें हैं, तो आपको याद रखना है एक्स किरण की ऊर्जा जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसी में देखेंगे जो माइक्रोवेव होता है ना, क्या यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था माइक्रोवेव के बारे में। चलिए इसमें नीचे आते जाएंगे तो चीज़ें हमें दिखेंगी, है ना, कि माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। सबसे पहले तो याद रखना है, दूसरी इसकी सीमा याद रखनी है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य इसकी सीमा आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो किसी भी प्रकार का क्रिस्टल की संरचना है, इसका पता लगाने के लिए एक्स किरण का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार रडार से शत्रु वायुयान का पता लगाया जाता है, और इसमें कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती है, तो आपको याद रखना है रेडियो तरंगे का इस्तेमाल इसमें आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो सुदूर संवेदन तकनीकी किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। अगला देखिएगा कि समताप मंडल ओजोन परत पर जो है ना, समताप मंडल ओजोन परत पर पृथ्वी को जो विकिरण करती है, ये कितना होता है, तो 10⁻⁻7 आपको देखने को मिलता है। साथ ही रात में देखने के लिए कौन से प्रकार के तरंग का इस्तेमाल किया जाता था, आप याद रखें अवरक्त तरंग का। उसी प्रकार टीवी रिमोट कंट्रोल तरंग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है अवरक्त किरणें। ठीक है, टीवी से चलाने के लिए नियंत्रण इकाई होती है, अगर वहाँ पे अवरक्त किरण नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक है, दूरसंचार में इस्तेमाल होता है जो सूक्ष्म तरंगे हैं, है ना, माइक्रोवेव, इसी का। ठीक है, अगला देखिए जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आपको याद रखना है कि इसका आयाम और कला में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। साथ ही इसका आविष्कारक जो है एडविन आर्मस्ट्रांग है ना, एडविन आर्मस्ट्रांग है। और साथ ही बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। एफएम प्रसारण सेवा की आवृत्ति जो है, इसके बैंड परास कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य जो आप, है ना, एफएम जो आप सुनते हैं, है ना, रेडियो मिर्ची, इस तरीके की चीज़ें ये कितनी होती है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। उसी प्रकार रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको तो याद रखना है 10 मेगाहर्ट्ज़, है ना। उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है। एन होता है इसकी आवृत्ति, है ना, सी होता है प्रकाश की चाल, और आई होता है वेवलेंथ। इसको आप इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिश का जो एंटीना होता है बरसात के उपग्रह में सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है, तो पहली बात तो एंटीना छोटा होता है, ये भी इसका कारण है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मुख्य कारण है वो है कि वर्षा बिंदु जो है रेडियो तरंगों की ऊर्जा को क्या करते हैं, वो अवशोषित कर देते हैं, और साथ ही मूल दिशा से विचलित कर देते हैं। अगला आप देखेंगे जो आंतों के रोग है, इसके निदान के लिए, है ना, किस किरण का इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है एस किरण का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार जो सीटी स्कैन में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला है विल्हेल्म रोएंटगेन द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो याद रखना है विल्हेल्म रोएंटगेन द्वारा आविष्कार किया गया, किसका, तो एक्सरे मशीन का, और इसी के कारण इनको नोबेल का पुरस्कार प्रदान हुआ। कौन सा नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे नोबेल में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो विल्हेल्म रोएंटगेन को। चलिए आज का जो चैप्टर था तरंग गति, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ
पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है हम लोग आगे जो आपका अगला चैप्टर होगा वो होगा ध्वनि, और हम लोग इसके बाद ध्वनि को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है जो आपका अगला चैप्टर है ध्वनि को, उसको हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए।